हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कुछ स्पेशल कलेक्शन। मिलिए सर हमारे साथ, चलिए हमारे साथ नए मंजिल की ओर। लव यू लव यू लव यू ऑल। बिना टाइम गंवाए हुए आइए सर हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी सर आप लोग आंसर करेंगे, तब तक बच्चे जुड़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है मेरे दोस्त? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, जीव द्रव्य पट्टिकानु किसका मुख्य घटक है? जल्दी से बता दीजिए सर। सर आरबीसी का मुख्य घटक है। और डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, सबको पता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और पट्टिकानु कुछ खास नहीं है। और जीव द्रव्य की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का मिश्रण है। ये मेरे दोस्त कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का मिश्रण है। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य का मिश्रण है, पूछता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का मिश्रण है। क्वेश्चन आपको पूछेगा, कहेगा आरबीसी हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? कहेंगे आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जीव द्रव्य की अगर हम बात करें, कोशिका प्लस केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य बराबर जीव द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य बराबर होता है जीव द्रव्य। जल्दी जल्दी लिख लीजिए सर आंसर 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 आंसर। व्हाट इज द आंसर? जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। ए नंबर इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यही है स्फिग्मोमैनोमीटर। ग्लूकोमीटर की अगर हम बात करें सर, शुगर नापने के लिए प्रयोग करते हैं, शुगर नापने के लिए डायबिटीज वाले पेशेंट में। और थर्मामीटर सबको पता है, तापमान नापने के लिए, ताप मापने के लिए, ताप मापने के लिए। और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने के लिए, दूध की शुद्धता नापने के लिए हम लोग सर इसका प्रयोग करते हैं। आंसर जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? रक्तचाप को मापने के लिए किसका? स्फिग्मोमैनोमीटर का। ग्लूकोमीटर शुगर नापने के लिए, थर्मामीटर ताप मापने के लिए, और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने के लिए। आंसर 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 आंसर। विक्की जी बोला, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आंसर 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 जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है किसके कारण? जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। लाल रक्त कणिकाओं का रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नहीं देखो देखो, हम भी मिस से मार दिए हैं, जो कि गड़बड़ है। हीमोग्लोबिन होगा। एक ऑप्शन है हीमोसाइनिन, ये तो गलत है। आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। सेम सेम है, मार देता है लड़का, सी नंबर मामला गड़बड़ा देता है। तो तू ध्यान से मारना। क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल में क्या होता है मेरे दोस्त? मैग्नीशियम होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। हीमोसाइनिन की अगर हम बात करें, हीमोसाइनिन कुछ खास नहीं है, क्यूटीन एक परत है सर। आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोसाइनिन मत मार देना, हीमोग्लोबिन मारना, हड़बड़ा के मारोगे गड़बड़ हो जाएगा। नेफ्रॉन का संबंध किससे है? सर देखिए, नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। यही दो सवाल पूछा जाता है। हम कहते हैं मेरे दोस्त किडनी उत्सर्जन तंत्र है। किडनी की सूक्ष्मतम इकाई, किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को मेरे दोस्त नेफ्रॉन कहते हैं। और अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ये न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त?
न्यूरॉन कहते हैं। जल्दी से लिख लो, यही दो क्वेश्चन पूछता है। नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो किडनी से है सर। किडनी उत्सर्जन तंत्र है। बता आंसर, जल्दी से बता आंसर क्या होगा। नेफ्रॉन का संबंध किससे है? नेफ्रॉन का संबंध किससे है? श्वसन तंत्र से। एकदम गलत है। स्नायु तंत्र से भी नहीं होगा, संचारी भी नहीं होगा, उत्सर्जन तंत्र। किडनी एक उत्सर्जन तंत्र है। नेफ्रॉन का संबंध हो जाएगा मेरे दोस्त उत्सर्जन तंत्र किडनी से, और तंत्रिका तंत्र का संबंध हो जाएगा न्यूरॉन से। स्नायु कुछ नहीं है सर, एक भाग है मांसपेशी और लिगामेंट के बीच का। मनुष्य शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं सर। ये जो खून का शुद्धिकरण हम लोग कहते हैं, इसको डायलिसिस कहते हैं। जब किडनी खराब हो जाता है ना, तब खून का प्यूरिफिकेशन हम लोग डायलिसिस से करते हैं, और इसी को हम अपोहन भी कहते हैं हिंदी में। कभी कभी हिंदी भी देता है मेरे दोस्त, अपोहन कहते हैं। ये क्या करता है? ये यूरिया को छानता है। ये यूरिया को छानता है। ये यूरिया को क्या करता है? छानता है। हीमोलाइसिस का मतलब होता है सर हीमोग्लोबिन का टूटना। हीमोग्लोबिन लाइसिस का मतलब होता है टूटना। हीमोग्लोबिन का टूटना। हीमोग्लोबिन का क्या होना? टूटना। ऑस्मोसिस सर कुछ नहीं है, पैरालिसिस जानवे करता है। ऑस्मोसिस के कारण सर क्या होता है? पानी का शुद्धिकरण भी इस प्रोसेस से होता है, और फूलना भी होता है सर। पानी का शुद्धिकरण इसी प्रोसेस से होता है। पैरालिसिस जानिए रहा है, लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो जाता है। पैरालिसिस का हिंदी ये होता है लकवा। पैरालिसिस का हिंदी ये होता है मेरे दोस्त लकवा। डायलिसिस हो गया अपोहन, यूरिया को छानता है। पैरालिसिस तो लकवा हो गया। ऑस्मोसिस पानी का शुद्धिकरण करते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस से। हीमोलाइसिस की अगर बात करें, हीमोग्लोबिन का टूटना। जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ के, देखिएगा सर गौर फरमाइएगा, जब बिजली प्रवाहित करने से, एकदम आराम से चला, पढ़ना पड़ेगा ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़। मामला ही खातिर गड़बड़ हो जाएगा। एक एक नंबर से चला। हम अभी एक वीडियो कल डालने वाले हैं, एक बार देखना। 0.2 से बच्चा 1.5 साल तक अपने ज्वाइनिंग का इंतजार करता रहा। कल हम वीडियो डालेंगे, जरूर देखिएगा सर। इसलिए हर उस क्वेश्चन को देखिए सर जिसमें आपको दिक्कतें आती है, वही आपको जॉब तक ले जाएगी, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थों में अपघटन, अपघटन या लाइसिस का मतलब होता है टूटना, अपघटन किया जाता है, तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? पता सर क्या होगा? जब बिजली प्रवाहित कर रहे हैं, तो बिजली प्रवाहित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन हो जाएगा। प्रकाश के द्वारा अपघटन होगा, अपघटन का मतलब टूटना। प्रकाश के द्वारा अपघटन होगा, फोटोलाइटिक अपघटन हो जाएगा। अपने आप टूटेगा तो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। उष्मा देकर तोड़ेंगे तो उष्मीय अपघटन हो जाएगा। देखो, अपघटन का मतलब टूटना। ये देखो इलेक्ट्रोलाइटिक, विद्युत देकर तोड़ना, विद्युत देकर तोड़ना। फोटोलाइटिक अपघटन, प्रकाश देकर तोड़ना, प्रकाश देकर तोड़ना। अपघटन अभिक्रिया, टूटना। उष्मीय अपघटन, ऊष्मा देकर तोड़ना, ऊष्मा देकर तोड़ना। अब हमरा तू आंसर बता दो, एक लाइन के बात है। उष्मीय अपघटन, ऊष्मा देकर टूटना, क्योंकि अपघटन का मतलब टूटना। अपघटन अभिक्रिया मतलब खाली टूट जाना। फोटोलाइटिक अभिक्रिया, फोटोन का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश देकर तोड़ देना। इलेक्ट्रोलाइटिक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी विद्युत धारा का प्रवाह यानी विद्युत धारा देकर तोड़ देना। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। हम नहीं बताएंगे, यू विल गेट द आंसर। जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थों में अपघटन किया जाता है, तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन अभिक्रिया। अब उम्मीद करते हैं तुम मार लेगा। ये जब हम पहली बार चला सीखे थे ना कि लाइसिस का मतलब होता है टूटना, तो हम बहुते चीज सीख गए। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन के कारण टूटना। हीमोलाइसिस, हीमोग्लोबिन का टूटना। लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ये जब सीखे थे तो हमको बहुत चीज समझ में आ गया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। इससे भी बहुत चीजें हमारी क्लियर हो गई थी, आपकी भी क्लियर हो गई होंगी सर। अब आंसर की ओर आप बढ़ जाइए।
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है, यहां सर लड़का आना धून मारेगा, की मारेगा, इसमें दहन भी मारेगा तुम, उष्मा क्षेपी भी मारेगा, उष्मा अब की मारता है। देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया जो उष्मा ग्रहण करे, शोषित करे, उष्मा ग्रहण करे। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो उष्मा प्रदान करे, उष्मा प्रदान करे। दहन अभिक्रिया, दहन का मतलब होता है जलना। विस्थापन अभिक्रिया तो सबको पता है, विस्थापित हो। विस्थापन अभिक्रिया मतलब हो गया चला विस्थापित होना। विस्थापित होना मतलब ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा, ए सी प्लस बी डी बन जाएगा। अब जल्दी से बता दो 7 का आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर फॉर 7? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होता है। देखो दहन अभिक्रिया का मामला क्या है, इसमें प्रकाश भी देता है, प्रकाश देता, उष्मा भी देता। बड़ा डेप्थ का चीज है। चला जैसे लड़का को मिला गर्मी, आग लगा न दो। आग लगाना मतलब होता है दहन। दहन में चला प्रकाश भी मिलता है और उष्मा भी मिलता है। लेकिन जब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में केवल उष्मा मिलता है। फॉर एग्जांपल तुम चूना को पानी में डाल दो, हाथ दोगे खाली गर्मी मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा। और लकड़ी को जला दो, हाथ दोगे प्रकाश भी मिलेगा, उष्मा भी मिलेगा। तो लकड़ी का जलना प्रकाश भी मिल रहा है सर, लाइट भी मिल रहा है और उष्मा भी मिल रहा है, तो दहन है। और खाली उष्मा मिल रहा है, जैसे चूना पानी में गिरा दो खाली उष्मा मिलेगा, तो क्या है? दहन है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अब तू ही बता, खाली उष्मा की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? खाली उष्मा की बात कर रहा है, व्हाट इज द आंसर? खाली उष्मा की बात कर रहा है, उष्मा क्षेपी। अगर कहेगा उष्मा और प्रकाश दोनों दे रहा है, इसका मतलब लकड़ी जल रहा है मेरे दोस्त। और अगर खाली उष्मा दे रहा है, इसका मतलब पानी कैल्शियम से अभिक्रिया कर रहा है, पानी सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कर रहा है। नहीं देखता एसिड डाल दे तो खाली गर्मी मिलता है। ऐसा है कि किसी पर, कहीं पर तुम्हें, किसी पर नहीं सर, एकदम गलत बात। किसी चीज पर एसिड डाल दो तो गर्मी मिलेगा, कभी भी प्रकाश नहीं मिलेगा, तो वो उष्मा क्षेपी है। जबकि दहन अगर होगा तो प्रकाश और उष्मा दोनों मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आंसर चलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तत्व का परमाणु क्रमांक, ओए होए शर्मा गए क्या? ओए होए, तत्व का परमाणु क्रमांक, तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा है। हमको ही पता है। देखो हम पीरियोडिक टेबल का यहाँ चित्र नहीं लाए हैं, क्योंकि अब कब तक तुम चित्र के सहारे जियोगे? अब तुम्हारे दिमाग में चित्र होना चाहिए। तुमको ये पता है कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है कि घटता है? आकार घटता है। आकार बढ़ता है। इस सर परमाणु के आकार की बात कर रहा है, आकार बढ़ता है। और जब आवर्त में इधर से इधर जाते हैं मेरे दोस्त, 1 मिनट होल्ड ऑन, एकदम आराम से, ये वर्ग हो गया। और अगर आवर्त की बात करते हैं, आवर्त की बात करते हैं तो इधर से इधर जब जाते हैं तो आवर्त में घटता है। आवर्त में क्या होता है मेरे दोस्त? घटता, घटता है, घटता है, घटता है। अब देखो वर्ग में परमाणु का आकार ऊपर से, एकदम आराम से समझना, बी कंफर्टेबल, नहीं तो नहीं बनता। कहते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार का मान बढ़ता और आवर्त में इधर से इधर जाने पर घटता। अब मामला क्या है, हमको पता है। पहला वर्ग यहां है, हे लीना करो रब से फरियाद। हेलिना करो रब से फरियाद। सबसे इस साइड ये आओगे, ये आएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तुमको गए रे मास्टर, इतना लिख के तब सवाल बनाएंगे? एकदम ना, लिख के नहीं बनाना है, जुगाड़ से बनाना है। जुगाड़ तरफ समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ए इस साइड है और 8th ए इस साइड है। अब तो कह रहा है डैश परमाणु सबसे बड़ा, तो चला हमको ही बताओ, इधर से इधर आने पर बढ़ता, इधर से इधर जाने पर घटता, इधर से इधर आने पर बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा। सबसे ज्यादा फ्रांसियम में ना होगा, इधर जाने पर फिर घट जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा हो जाएगा फ्रांसियम। तो और तो सोचने ने है, यही आंसर मार देना, क्योंकि सबसे छोटा तब हीलियम होगा। देखो कैसे, इधर से इधर जाने पर घटता ना है तो सबसे छोटा हीलियम ना हो गया, इधर से इधर जाने पर बढ़ता है तो सबसे बड़ा हो जाएगा फ्रांसियम।
इधर से इधर जाने पर घटता है तो सबसे छोटा हो गया हीलियम। हमरा जब सबसे बड़ा सबसे छोटा कहेंगे ना, हम कहेंगे अच्छा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है तो हेलिना करो रब से फरियाद, फ्रांसियम हो जाएगा सबसे बड़ा। और आवर्त में इधर से इधर जाने पर घटता है तो भैया इस साइड सबसे हीलियम है तो ये सबसे छोटा होगा, तो फ्रांसियम सबसे बड़ा हो गया, हीलियम सबसे छोटा हो गया। सेटिंग बैठाना पड़ेगा ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़, एक गो से पकड़ लेगा चला तुम, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रॉपरली दिमाग एडजस्ट करके यूज करना होगा, न तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आंसर, सबको मेरा नमस्कार है सर। एकदम जोश और जुनून को कम नहीं होने देना है तब तक जब तक एग्जाम ना हो जाए। चला एनटीपीसी का एग्जाम सब कहता था कब होगा कब होगा कब होगा, हुआ कि नहीं हुआ, आंसर की आया कि नहीं आया, रिजल्ट भी आएगा, ज्वाइनिंग भी होगी सर, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा वो बच भी जाएगा इसकी भी गारंटी है, और जो पढ़ेगा उसका जॉब लग भी जाएगा इसकी भी गारंटी है। हाँ थोड़ा लेट होगा सर, क्या करेंगे, भारत भी तो हमारा है, विरोध भी तो बहुत तीव्र तरीके से कितना विरोध करें चला, इस भारत की भूमि भी तो हमारी है। अगर भूमि हमें सर खाना नहीं देगी इसका ये मतलब थोड़े है कि उस भूमि को हम सर प्यार ना करें। ये भारत भूमि है हमारी, इसी से प्यार भी लेना है, इसी को डांट भी लगानी है, इसी को फटकार भी लगानी है, और इसी से उपजा के खाना भी है। तो इस भारत भूमि से प्यार करेंगे, थोड़ा लेट ही सही लेकिन वार करेंगे। ऐ मेरे दोस्त अपने वार को तैयार रख, थोड़ा लेट ही सही लेकिन हर हाल में इस भारत भूमि से आए हुए हर बीज के हर अंकुर पे अपना अधिकार लिखेंगे। इसलिए मेरे दोस्त एकदम तैयार रहिए आप हर हाल के लिए। डोबेरिनर 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 उन समय ज्ञात तत्वों में केवल त्रिकों को पहचान सके सर, मात्र 3 त्रिकों को वो पहचान सके। डोबेरिनर के समय 3 ही ट्राइड आए थे, जिसमें पहला ट्राइड पूछता है लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये पहला त्रिक था, ये पहला त्रिक था, ये मेरे दोस्त पहला त्रिक था, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये पहला त्रिक था। और डोबेरिनर ने ऐसा 3 त्रिक दिया था। तीनों त्रिक जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जानने की जरूरत है कि डोबेरिनर ने कितने त्रिक दिए थे, तो कहेंगे 3 ऐसे ऐसे सीरीज उन्होंने दिए थे, उसके बाद इसका नियम लागू नहीं हुआ। तो ये क्या कहता था, ये कहता था दूसरे तत्व का द्रव्यमान, दूसरे तत्व का द्रव्यमान, दूसरे तत्व का द्रव्यमान जो होगा वो पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान के योग क्या औसत होगा, यही कहता था डोबेरिनर का तिर्यक नियम। आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 9 नंबर का बी नंबर, ये है डोबेरिनर का तिर्यक नियम मेरे दोस्त। जल्दी से आंसर बताओ, कितने तिर्यक दिए थे? 3। और पहला तिर्यक कौन था सर? लिथियम सोडियम और पोटेशियम। ये क्या कहता था? ये कहता था दूसरे तत्व का द्रव्यमान जो होगा वो पहले और तीसरे के औसत के बराबर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 9 का 3। नीचे दिए गए तत्वों में से, नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है, बताइए सर। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लगातार परमाणु संख्या देना तो समझ लेना आवर्त का है, और अगर दे लगातार परमाणु संख्या नहीं दे समझ लेना वर्ग का है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर वर्ग का फर्स्ट ए का ले लो मेरे दोस्त, हेलिना करो, ये देखो गौर से, इसका हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, तो देखो लगातार है 1 2 3 है क्या? नहीं है। लेकिन यहां देख लो सोडियम 11 है, इसके बाद 12 किसका होता है? 12 मैग्नीशियम का, तो यहां मैग्नीशियम है 12। 13 किसका होता है? अल्युमिनियम का, तो यहां देखना है पीरियोडिक टेबल में अल्युमिनियम है यहां 13। हम चला पीरियोडिक टेबल का फिगर नहीं लगाते हैं, इसलिए नहीं लगाते कि अब तो दिमाग में नाचना चाहिए, जैसे मेरे दिमाग में नाच रहा है वैसे तेरे दिमाग में भी नाचना चाहिए। हम कहते हैं मेरे दोस्त, हे लीना करो रब से फरियाद, तो देखो 1 3 11 आवर्त में इर्रेगुलर एटॉमिक नंबर होगा, और जैसे वर्ग में, और जैसे ही आवर्त में जाएंगे 11 12 13, 11 12 13, देखो रेगुलर हो जाएगा। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में डैश सबसे छोटा होता है, तुम देखो गौर से, अल्युमिनियम है 13, सोडियम है 11, ई है 12। ऐ मेरे दोस्त 11 12 13 तुरंत दिखना चाहिए, और अगर तुरंत दिखता है तो अभी तुरंते बोले थे कि आवर्त में जब भी जाएंगे, आवर्त में जब भी जाएंगे इधर की ओर आकार का मान घटता है, घटता है, तो घटता है तो इसका मतलब इधर हो जाएगा सोडियम, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, और फिर हो जाएगा मेरे दोस्त अल्युमिनियम। अब सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो 13 में से 3 गया 10, 11 में से 1 गया 10, अब 12 में से 2 गया 10, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है,
सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन समान है। तो बता, इधर से इधर जाने पर घटता है, हमको कह रहा है आकार में सबसे छोटा है, की मारेगा तू जल्दी से बता दो। इधर से इधर जाने पर घटता है, इधर से इधर जाने पर घटता है, सबसे छोटा की मार रहा है, की मार रहा है, की मार रहा है, हमरा नहीं पता है, हमरा काहे पता नहीं खे, मारा मारा मारा, जल्दी से मार, की मारा, अल्युमिनियम मार दिया, मारिए दिया होगा। ये तीनों के तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक है, चार्ज का वेरिएशन जो है ना ये बता रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों में समान है। चला सेटिंग करना होगा, उस सेटिंग जब तक नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा। हाँ सर 70 ले आओगे, 70.1 नहीं आएगा, 69 ले आओगे लेकिन वही 0.1 नहीं आएगा जब तक सेटिंग नहीं होगा। और अब तुम्हारा सेटिंग हम करके छोड़ेंगे मेरे दोस्त अपने सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छे अच्छे शिक्षकों से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए और रिजल्ट लीजिए। अगला कहता है 3 बिलियन XYZ के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 हैं। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सर हम आपको बताते हैं H+ या पीएच, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, पीएच H+। सर कहता है XYZ पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 17 है। मान लेते हैं कोई X है, इसका पीएच मान है 2, तो H+ का मान 10⁻² हो जाएगा। देखो H+ का मान, अगर पीएच का मान 2 है तो H+ 10⁻² होगा। और अगर Y की बात करें, H11 है तो ये हो जाएगा 10⁻11। और Z की अगर हम बात करें, ये 7 है तो ये हो जाएगा 10⁻7। 10 कितना हो जाएगा, -7। अब गौर से देखना, हमको किस क्रम में सजाना है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम में सजाने के लिए आपको क्या करना, अवरोही मतलब हो गया सर घटते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो घटते क्रम में किसके, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के, और माइनस में जो जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। अब बताओ, घटते क्रम में सजाना है मतलब सबसे बड़ा लेना है, सबसे बड़ा लेना है मतलब पावर में माइनस में सबसे छोटा लेना होगा, यानी पहले लेना होगा 10⁻² को, इस सबसे घटते क्रम में सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा 10⁻7 हो गया, और सबसे छोटा 10⁻11 हो गया। क्योंकि पावर में जो माइनस में अगर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, और जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। H+ का सांद्रता के क्रम में सजाने को रहा है, पीएच के सांद्रता के क्रम में नहीं। तो अब यहां बताओ 10⁻² क्या हो गया, 10⁻² हो गया X, अब फिर हो गया Z, अब फिर हो गया Y। अब जल्दी से बता दो आंसर, XZY किधर है, XZY किधर है मेरे दोस्त, आंसर बता जल्दी से। B फॉर बॉल की C फॉर कैट, B फॉर बॉल की C फॉर कैट, जल्दी से आंसर बता दो सर। फिर से हम समझाते हैं एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल सर, ये ज्ञान है जो एकदम आराम से समझ में आता है, एकदम आराम से हम समझाएंगे। हमको ये पता है कि ये अगर 2 होगा तो ये 10⁻² होगा, ये 3 होगा ये 10⁻3 होगा, अगर ये 10⁻3 है तो ये 3 होगा। ये तो तुमको पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता करो, ऐसा होता है। जैसे अगर ये तो घटते क्रम में, इसको हम हटा देते हैं। अब मामला क्या है सर, अगर पीएच का मान और H+ की बात हो, अगर ये 2 है तो ये 10⁻² होगा, अगर ये 10⁻3 है तो ये 3 हो जाएगा, यही मामला है। अगर पीएच का मान 2 है तो ये 10⁻² हो गया X का, E 11 है 10⁻11, E 7 है 10⁻7। अब ये कह रहा है हाइड्रोजन आयन क्या, अब इसकी बात नहीं कर रहा है, इससे ये निकाल लिए। अब कह रहा है हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के अवरोही क्रम में, घटते क्रम में सजाइए। तो घटते क्रम में पावर में जितना बड़ा है उतना छोटा होता है, तो भैया सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा होगा और सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा होगा। और घटते क्रम में कह रहा है तो भैया उसका वैल्यू रख दिए, यू विल गेट द आंसर। कितने बच्चे सब समझ गए, जल्दी से एक बार 5 टाइप कर दो। जो बच्चे मेरे दोस्त समझ गए जल्दी से एक बार 5 टाइप कर दो। टाइप 5 अगर सर आप लोग समझ गए हैं तो जल्दी से, लव यू मेरा भाई लोग। हमसे सर जितना हेल्प हो सका हम कोशिश किए हैं करने की, तेरे जीवन में एक अहम योगदान देने की। बाकी अब तुम हमको याद रखो ना रखो ये तेरी ईमानदारी पे है मेरे दोस्त, लेकिन हमको कभी कभार दुआओं में याद जरूर कर लेना। बुढ़ापे में भी सर, बुढ़ापे में पेंशन लेने जाएगा ना तब भी याद करना एक बार, जब एकदम साफ बूढ़ा हो जाओ पेंशन मिलेगा। अब तुम कहेगा पेंशन योजना तो ये नहीं है, ओकर बहुत सारा सब्स्टिट्यूट आ गया है चला, जिसमें तुम फंड अगर जमा करते हो तो बाद में तुमको पेंशन मिलेगा। बहुत सारा बात आ गया है, वो तुम अभी ओकरा पर कमेंट्स नहीं करो, हमरा पता है कि मामला है। तो चला कभी भी
अगर अपने बैंक अकाउंट से सैलरी का 1 रुपया भी निकालेगा तो कभी अगर हम याद आ जाए, हमेशा याद आए ना, हमेशा अपने मम्मी पापा को याद करना, लेकिन किसी 1 रुपये पे मेरा भी हक होगा और हमें भी याद करना और कहना कि मेरे एक गुरुजी हुआ करते थे जिन्होंने हमें 197 नंबर क्लास में यह कहा था कि हमें भी कभी याद कर लेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर याद कीजिएगा। सर लव यू है, मेरा बहुत सारा प्यार है आप लोगों के लिए। सर इस बार आपकी नैया पार हो। कहते विसरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा, जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं, लास्ट तक पढ़ना, क्या सही नहीं है, बताइए सर आंसर। गैसों का विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, एकदम गलत है, एकदम गलत है मेरे दोस्त, ये उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। विसरण के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता मतलब अधिक कण और निम्न सांद्रता मतलब कम कण, ऑब्वियसली उच्च से निम्न की ओर विसरित होती है, सही बात है। गैसों का विसरण की दर ठोस द्रव की तुलना में, गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में, गैसों, अच्छा गैसों की जो विसरण दर होती है वो ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, ऑब्वियस सी बात है। विसरित होना मतलब घुल मिल जाना, विसरित होना मेरे दोस्त मतलब घुल मिल जाना, विसर्जित होना मतलब घुल मिल जाना। तो कहते हैं गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, एकदम सही बात है। फिर कहता है विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में, हाँ सर विसर्जित होना मतलब घुलेगा मिलेगा तब जब लगातार गतिशील अवस्था में होगा। अब बता जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। आयतन पर सर निर्भर नहीं करता है, आयतन पर निर्भर नहीं करता। जैसे अगर मान लो समान सांद्रता हो, जितना आयतन इस रूम में हो उतने आयतन दूसरे रूम में हो, तो ई रूम से ऊ रूम में नहीं जाएगा। आयतन के कारण गैसों का आदान प्रदान नहीं होता, घनत्व में अंतर के कारण, सांद्रता में अंतर के कारण गैसों का आदान प्रदान होता है। आंसर बता दे जल्दी से क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दे मेरी जान, वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है, बता की होगा। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है, की कह रहा है। ये क्वेश्चन बहुत दूर तक जा रहा है, मतलब इतना दूर की तू सोच नहीं सकता है, वहां तक हमको सोचना पड़ेगा, आपको लेके चलेंगे हम सर वहां। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसके परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है, याद करो मेरे दोस्त, आयनिक बंधन। शायद तुमको कुछ याद आ जाए। आयनिक बंधन, आयनिक बंधन होता है जब सोडियम प्लस प्लस क्लोरीन माइनस ये आपस में जुटता है और NaCl का निर्माण कर देता है। याद करो भैया, याद है, ये सर यौगिक हैं इसलिए इसके सूक्ष्मतम कण अणु हैं, ये तत्व हैं इसलिए इसके सूक्ष्मतम कण परमाणु हैं। मेरे दोस्त ये तत्व है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है, और ये यौगिक है, इसका सूक्ष्मतम कण अणु है। क्वेश्चन की कह रहा है नाभिकीय बल सर नाभिक में लगता है, इसका परमाणु से कोई लेना देना नहीं है। लघु रेंज बल कम दूरी में लगने वाला बल है, गुरुत्वीय बल किसी भी वस्तु पर लगता है जिसमें द्रव्यमान हो। लेकिन जब ये कह दिया परमाणुओं के संयोजन से अणु, ये परमाणुओं के संयोजन से अणु, ये आयनिक बंधन है, आयन के कारण विद्युतिक बल लगता है, क्योंकि विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मतलब आयन का प्रवाह, इसलिए विद्युत स्थैतिक बल लगेगा। या कौन सा बल लगेगा जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर। आंसर बता दे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आंसर। आंसर जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर। प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। हम नहीं बताएंगे, आनी मुनी हम नहीं जानी, आनी मुनी हम नहीं जानी। नहीं बताएगा आंसर, आंसर नहीं बता रहा है तुम,
पिट देंगे तुरा। जल्दी बता आंसर। आंसर हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल। अगला, इनमें से कौन सा, आय हाय हाय, ओए होए होए, ये मारते चला, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तनिक क्वेश्चन उल्टा है, सोच समझ के मारना। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें मिल जाए भौतिक परिवर्तन, एक होता है मेरे दोस्त रासायनिक परिवर्तन। सोच समझ के मारना, क्वेश्चन बड़ा खोज के लाए हैं तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं कि तुरा से क्वेश्चन ना बने यहां और बन जाए एग्जाम हॉल में। रासायनिक परिवर्तन, एक है मेरे दोस्त भौतिक परिवर्तन और एक है मेरे दोस्त रासायनिक परिवर्तन। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए वो भौतिकी और ना मिले वो रासायनिक, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। कहते हैं इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बता 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 क्या होगा आंसर। मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए सर क्या हो जाएगा आंसर। इन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बता। ईंधन जलेगा मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युतीय अपघटन, सर अम्लीकृत जल का विद्युतीय अपघटन, विद्युत दोगे अम्ल आयन में टूट जाएगा, विद्युत हटा लोगे फिर आपस में जुट जाएगा। फॉर एग्जांपल H2O जो है ये टूट जाएगा और H प्लस और प्लस OH माइनस बना देगा और फिर H प्लस OH माइनस टूट के फिर यही बना देगा। तो भैया ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक अभिक्रिया है। ग्लोइंग ऑफ ए प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार का जलना, जल न गया तो जल गया तो भी रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन अम्लीकृत जल का विद्युतीय अपघटन होगा तो H2O टूट के विद्युतीय अपघटन मतलब आयन में टूटेगा और फिर ये टूट के जुट के सर ये बना देगा। अब आंसर तू बताएगा, आंसर हम नहीं बताएंगे। हम क्यों बताएंगे? क्योंकि हम थ्योरी बता दिए हैं, इसलिए तुम आंसर बताएगा। व्हाट इज द आंसर मेरे दोस्त? जल्दी से बता दे आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी बता दे मेरे शेर। अब तो तू बता ही देगा। बता रहा है? नहीं बता रहा है तो पिटू पिटू कर देंगे हम तो। नहीं बता रहा तो पिटू पिटू कर देंगे। आंसर जल्दी से बता दे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा। व्हाट इज आंसर? ए मार रहा है कि बी मार रहा है कि सी मार रहा है कि डी मार रहा है? पता नहीं चल रहा है हमको पता नहीं चल रहा है की मार रहा है। बी मार रहा है ना, हम अंधा है। ए जे मारा है ना ओकरा पीट के गर्दन काट के आ गंगा में बहा देंगे। अब जे मार रहा है, मजाक करता है रे चोट्टा। अगला बताओ तो 15 नंबर में आ जाओ। सापेक्ष घनत्व, या अल्लाह कर मदद। सापेक्ष घनत्व कहे, देखो ये बहुत दिनों के बाद हम थोड़ा ये हरा कर रहे हैं तुम्हारे सारे चीजों को। या आपेक्षिक घनत्व कहे, ये मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। एकरा में ध्यान से तुम कहो मामला गड़बड़ा जाएगा। पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व अब बटे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे किसका घनत्व? पानी का घनत्व इज द राइट आंसर। सापेक्ष घनत्व के डैश के बराबर है पानी का घनत्व बटा पदार्थ का घनत्व। देखो ये हो मार सकता है बच्चा, पहले ऑप्शन में पलटी मार के दे दिया है कि बच्चा फंस जेते, लेकिन ना ही फंसते का कि हम ओकरा आगाह कर दिए हैं पदार्थ बटे पानी होगा। याद ना रहे तो पदार्थ का स्पेलिंग बड़ा है, पानी का स्पेलिंग छोटा है। ऐसे भी सर पानी के सापेक्ष निकालते तो पानी नीचे रहता है, पानी नीचे रहता है, पानी नीचे। पानी कहाँ है सर? पानी ऊपर में है, पानी नीचे न है रे। तुम कहो नहीं पानी तो बादल में है, दोनों यहाँ करते रहना बादल, मामला गड़बड़ा जातो। पानी नीचे है, पानी नीचे है, पानी नीचे है, पानी नीचे है। अब आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। पदार्थ के घटकों का घनत्व बता पूर्ण पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, यही आंसर मार देते हैं मेरे दोस्त। सापेक्षिक घनत्व का यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर चला। सापेक्ष घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, और ये मात्रकहीन और बीमाहीन है। मात्रकहीन बीमाहीन राशि है आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब बताइए सर इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जल्दी से आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा।
कहते हैं ए और बी कौन सा सत्य? गुरुत्वाकर्षण बल। आए हाय, अय मेरे दोस्त, ओए होए, ओए मेरे दोस्त, M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो सर इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जल्दी से बता दो, इस समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, और सबसे कमजोर बल यही बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। बता आंसर की होगा। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा आनुपातिक होता है, एकदम होता है। देखो, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का सीधा अनुपातिक नहीं होता है, व्युत्क्रमानुपातिक होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर बता, आंसर हम नहीं जानते हैं की होगा। ई तो गलत है, बी नंबर गलत है, ये नंबर सही है, तो आंसर तो तू आप बताइए ना देगा। चला जल्दी बता, केवल बी सत्य है? हाँ हाँ हाँ, एकदम नहीं, बी तो गलत है। ए और बी दोनों असत्य है? एकदम नहीं, एगो सत्य है, एगो असत्य है। केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। एकदम सही बात है कि पता नहीं की है, तू लोग मार लो, हमरा नहीं पता है। ए और बी दोनों सत्य है, की हो जाएगा आंसर? जल्दी से बता दो। ओए होए जल्दी बता दो ना, ओए होए जल्दी बता दो ना। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता मेरे शेर, मेरे भाई। आंसर की मारा? सिफरकैट ना। कभी कभी पूछता है सर गुरुत्वाकर्षण नियम किस नियम के समान है, तो कहेंगे कूलॉम नियम के समान है। कूलॉम का नियम पढ़ा है करंट में? गुरुत्वाकर्षण नियम लिख लो, कूलॉम के नियम के बराबर है या कूलॉम के नियम के समान है। गुरुत्वाकर्षण नियम कूलॉम के नियम के समान है। कूलॉम के नियम के समान है। कूलॉम के नियम के समान है। गुरुत्वाकर्षण नियम किसके समान है? कूलॉम के नियम के समान है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सी फॉर कैट। आंसर जल्दी मार। अगला क्वेश्चन में चलें। ई क्वेश्चन बनाओ तो समझे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव है? एक होता है संतुलित बल। बल दो प्रकार के, हम थोड़ा थ्योरी बता देते हैं, अब फिर तुम बताना आंसर। एक होता है संतुलित बल, और एक होता है मेरे दोस्त असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होगा और असंतुलित बल क्या होगा? देख लो थोड़ा सा। संतुलित बल हो जाएगा कि अगर 10 न्यूटन का बल इधर की ओर लगा और 10 न्यूटन का बल इधर की ओर लगा तो ये हो जाएगा संतुलित बल। और असंतुलित बल की अगर बात करोगे तो 20 न्यूटन का बल इधर की ओर लगा और 10 न्यूटन का बल इधर की ओर लगा, ये हो जाएगा असंतुलित बल। इसमें सर गति नहीं होगा, इसमें गति नहीं होगा क्योंकि संतुलित है। इधर भी 10 इधर भी 10 खींचोगे तो थोड़े जाएगा। इसमें सर गति होगा किधर की ओर? जिधर बल ज्यादा होगा गति होगा। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा, हमरा नहीं पता है। कहता है वस्तु की गति में परिवर्तन, कहता संतुलित बल है कि लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। देखो क्वेश्चन चला है वही, थ्योरी वही है, थ्योरी पलटी मार देता है, क्वेश्चन पलटी मारता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। कहता है एक वस्तु की गति में परिवर्तन। सर असंतुलित बल तो गति में परिवर्तन ला ही देगा, तो ये प्रभाव है, ये है जिधर ज्यादा बल होगा उधर चल जाएगा। एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन एकदम हो सकता है, जिधर ज्यादा बल होगा उधर हो जाएगा। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनेगा, एकदम बनेगा सर। ये जब ये असंतुलित बल आप लगाइएगा वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाएगा। अब कहता है एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन एकदम कर देगा। जब स्थिर रहेगा और संतुलित बल लगेगा, जिधर ज्यादा बल लगेगा उधर परिवर्तित हो जाएगा। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। सी फॉर क्या मेरे दोस्त? कैट। कैट मतलब बिल्ली। संतुलित मतलब 10 है ना 10 होने, और संतुलित मतलब 10 है ना तो 20 होने, जरूरी नहीं 20 है ना तो 40 होने। इसमें गति हो जाएगा किधर? ज्यादा बल की दिशा में, इसमें गति नहीं होगा। अगला, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? बता आंसर क्या होगा? 18 का आंसर जल्दी से बता दे मेरे दोस्त। जब ये नकारात्मक का मतलब हुआ कुछ ना कुछ उल्टा होगा, निगेटिव बात होगा।
देखो, जब कोई वस्तु की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, जब वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, यही तो घर्षण बल हो गया। घर्षण बल के द्वारा कार्य किया गया कार्य ऋणात्मक होता है मेरे दोस्त। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है जब बल की दिशा में विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। देखो, इधर की ओर गति करो, यानी जिधर गति करोगे उधर विस्थापन होगा। इसके विपरीत दिशा में मेरे दोस्त क्या होगा? विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा, और तब जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और तब लगाओगे W बराबर FS cos 180, तो ये cos 180 का मान माइनस होता है, इसलिए यहां कार्य जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कब? जब बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है 180 डिग्री होगा, तो किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। और कब होगा? घर्षण बल के द्वारा। हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, तुमको क्वेश्चन कहेगा किस बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, कहेंगे घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा जब कोई बल विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। आंसर जैसे लेंज का नियम भी पूछेगा ना, तो लेंज के नियम में विपरीत वाला, विरोध वाला जो ऑप्शन होगा उसका मार देना। कार्य ऋणात्मक पूछेगा, विपरीत वाला जो आंसर होगा उसको मार देना। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सर, प्रतिबल बराबर फॉर्मूला होता है, प्रतिबल बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। और सर खाली प्रतिबल बराबर ही नहीं, दाब बराबर भी फॉर्मूला होता है। क्या? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर भी फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? बल बटा क्षेत्रफल। और दाब बराबर ही नहीं, थ्रस्ट बराबर भी होता है। चला, थ्रस्ट बराबर या प्रणोद बराबर भी होता है मेरे दोस्त। प्रणोद बराबर भी अगर कहोगे तो ये होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। किस, या तो बल पर करेगा या तो क्षेत्रफल पर करेगा। आंसर जल्दी से बता। तू मारेगा कि हम मार दें? जल्दी बता आंसर की होगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त D फॉर डॉग, डॉग बोले तो क्षेत्रफल इज द आंसर। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। थ्रस्ट या प्रणोद बराबर भी बल बटा क्षेत्रफल। कभी कभी ये पूछता है, अब चला फंसाने के लिए इस, यही समझ लो थ्रस्ट और दाब एक ही बात है। थ्रस्ट नहीं, प्रणोद। एक मिनट, यहां मिस्टेक है सर मेरा, इट्स माय मिस्टेक। इसको थोड़ा सा हम सुधार देते हैं मेरे दोस्त। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल ना, बल को ही थ्रस्ट कहते हैं, ये थ्रस्ट बटा क्षेत्रफल होता है। इट्स माय मिस्टेक। और इसी को हम प्रणोद बटा क्षेत्रफल भी कहते हैं, ये एक प्रकार का बल है। चला, कॉन्सेप्ट चला स्ट्रॉन्ग करना होगा। रे हम अभी तक पढ़ रहे हैं, तोरा कितना पढ़ना है सोच के देखना एक बार। जॉब कहता है ना भगवान को मिलता है, भगवान मिल जाएगा, नौकरी नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा पढ़ते रहना पड़ता है, हमेशा। इसीलिए चला कहते हैं गांव घर में देखना कहावत है, भगवान मिल जाए तो नौकरी सरकारी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसके लिए रेगुलरली मेहनत करना होता है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो ना, हम अभी लिख दिए मिस्टेक, मतलब तुमसे तो हो ही सकता है। अब आंसर बता दो मेरे तो, क्योंकि तुमको चला बहुत सारा पेपर पढ़ना होता है। अगला, द लास्ट क्वेश्चन इज, एक मीनार की चोटी से, ये लो मीनार की चोटी से फेंकेंगे तो U बराबर 0, तो फट से मार देना 4 सेकंड में। टाइम बराबर 4 सेकंड, फट से मार दो। पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई S बराबर क्या होगा? जल्दी से बता। S बराबर होता है UT। और नीचे आ रहा है प्लस की माइनस? नीचे आ रहा है माइनस की प्लस। चला, माइनस हाफ GT स्क्वायर। जल्दी बता की होगा आंसर। नीचे आएगा तो प्लस होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। वाई एक्सिस के अपोजिट होता है, वाई एक्सिस में ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है ना, लेकिन जी का मान ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, और नीचे आएगा तो जी का मान क्या होगा? प्लस होगा। अब जल्दी से लगा दो, यू का मान तो 0 इंटू टी हो गया, अब प्लस हाफ जी का मान लगा दो जल्दी से 10 इंटू टी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। बताना आंसर है जल्दी से। चला, 2 पंचा 10, 5 और 4 चौका 16, 16 पंचा 80 मीटर। देखो तो आंसर है। आंसर ओए होए मेरे दोस्त, बहुत घिसना पड़ता है तब जाके तू लोहा से सीधा हीरा बनेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा मेरे दोस्त। अब आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। आंसर हो गया। एक बार मेरे साथ शॉर्ट रिवीजन कर ले मेरे दोस्त। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, थ्रस्ट बटा क्षेत्रफल, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ये तो हम तुमको बता दिए कि भैया एफएस cos थीटा घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और संतुलित बल होगा तो चला गति होगा।
आई एफ बराबर GM1 M2 बटा आर स्क्वायर पे है। सापेक्ष घनत्व पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व होता है। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। जिसमें परमाणुओं को मिलकर अणु का निर्माण करते हैं विद्युत स्थैतिक। विसरण की अगर हम बात करें सर, विसरण गैसों का विसरण उनके आयतन पर निर्भर नहीं करता है, नहीं तो बड़का रूम से छोटका रूम में गैस जाने लगता। ये तो हम तुमको बता दिए। पीएच कैसे निकालना है। डैश का आकार हम बोले थे आवर्त में इधर से इधर जाओगे घटेगा, इधर से इधर आओगे बढ़ेगा, उसी पे इसको निकाल देना है। डोबेरिनर ने 3 गो ट्राइड दिया था, पहला था लिथियम सोडियम और पोटेशियम। इसको भी हम बोले थे वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा, आवर्त में इधर से इधर जाओगे तो घटेगा, उसी पे निकाल देना है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होता है, गर्मी होगा तो उसमें क्षेपीय, गर्मी और प्रकाश दोनों होगा तो दहन। बिजली प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन होगा, तो उष्मा से तोड़ेंगे उष्मीय अपघटन होगा। मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण डायलिसिस, अपोहन कहते हैं इसको। नेफ्रॉन सर किडनी की है, किडनी उत्सर्जन तंत्र है। लाल रक्त की अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन ने मार देना। रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर, ग्लूकोमीटर, शुगर नापने के लिए थर्मामीटर, ताप नापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर, दूध की शुद्धता नापने के लिए हीमोग्लोबिन सर आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं सर कल लेके मिलेंगे कितना बजे, 8:10 पर। कल और परसों का टाइमिंग होगा, बिग बूस्टर का सेट डिस्कशन होना है 8:10। कितना बजे, 8:10। जो लोग भी सर बिग बूस्टर नहीं भी मारे हैं सर, पीडीएफ मिल जाता है। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं मारना कोई बात नहीं, 8:10 में हम आएंगे। 7:10 से सर कल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है हमारे चैनल पे। आप लोग जरूर से जरूर पधारिए 7:10 से, और हम आएंगे 8:10 में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सब मार देगा, चलो बात।